यूरोप पर कभी भी हमला कर सकता है रूस। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा है यूरोप में नया युद्ध छेड़ना चाहता है रूस। पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। सोवियत संघ के हिस्से को जीतना पुतिन का लक्ष्य है। तो खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी दी है और ये कहा है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है यूरोप पे। जैसा कि हमने बताया आपको कि यूरोप के बड़े देश अब सिर्फ देश नहीं बल्कि रूस के लिए टारगेट में तब्दील हो चुके हैं। तो पुतिन ने साफ कहा कि हमें धोखा दिया गया। और देखिए रूस यूरोप जंग इन बातों के बाद से ऐसा लग रहा है कि तय है एक्सप्लोसिव पर्दाफाश। जी हां, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट क्या कह रही है? पूरे यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी में है पुतिन। यूरोप से पूर्ण रूप से जंग चाहते हैं पुतिन और पूर्व सोवियत यूरोपीय इलाकों पर भी उनकी नजर है। रूस को यूरोप के लिए खतरा बताया गया है। पोलैंड और बाल्टिक देशों पर ज्यादा खतरा। बड़ी बात, यूरोपीय खुफिया एजेंसियां भी रिपोर्ट से सहमत हैं। यूरोप को भी आभास है पुतिन शायद आक्रमण कर दे, शायद ये बड़ी योजना जो है उसे जमीन पर उतारने की कोशिश करे। पुतिन का यूरोप प्लान क्या है, कौन कौन से देश टारगेट पे हैं, तो ये भी देखिए। यूएसएसआर का हिस्सा जो रहे हैं उन देशों पर पुतिन निशाना साधे बैठे हैं, जिसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सब देश हैं। ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे और जिन देशों पर यूएसएसआर का प्रभाव था उसमें पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेक गणराज्य, ये वो देश हैं जहां पहले कभी प्रभाव हुआ करता था रूस का। इसके साथ ही जो हिस्सा रहे उसमें यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा शामिल है और जिन देशों पर असर रहा रूस का वो है हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। तो एक पुराना मानचित्र भी साथ में हम आपको दिखा रहे हैं। आज की स्थिति क्या है? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नाटो के सदस्य हैं, यानी वो देश जो कभी हिस्सा थे वो अब नाटो के मेंबर हैं। और पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया ये नाटो और ईयू में शामिल हैं। और साथ ही यूक्रेन और मोल्डोवा की बात करें तो रूस के साथ इनकी सीधी टक्कर। यूक्रेन तो जंग लड़ ही रहा है। बेलारूस रूस के समर्थन में आज भी है। पुतिन के साथी की तरह लुकाशेंको खड़े हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, मेजर जनरल इस वक्त जुड़े हुए हैं और सुशील कुमार, पूर्व राजदूत हमारे साथ स्टूडियो में। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। मनीष, आप ही के पास आऊंगा। ये जो विस्तृत प्लान है, हमले की योजना है और पूरे यूक्रेन पर एक तरीके से नियंत्रण है, क्या ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है या फिर वो एक ऐसा सपना है जिसे पूरा करने का मतलब है पूरे यूरोप का जल उठना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस तो उस समय जब सद्दाम हुसैन को लेकर कहती थी कि इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है और इसके नाम पर इराक पर हमला हुआ, आपने देखा कि क्या हुआ। अमेरिकन इंटेलिजेंस ये नहीं बताती है कि वेनेजुएला अमेरिका पर हमला करने वाला था क्या, इसलिए वो युद्ध करना चाहता है। लेकिन वो ये जरूर बताती है कि पुतिन चाहते हैं यूरोप पर हमला करने के लिए। हालांकि पुतिन ये कहते हैं कि यूक्रेन में तो वो सर्जिकल मोड में जा रहा है, लेकिन अगर यूरोप के साथ जंग होती है तो फिर वैसी स्थिति में बातचीत के लिए कोई नहीं बचेगा। और वो इसलिए क्योंकि पुतिन का मानना यह है कि जो नाटो का विस्तार हुआ है वो रूस को टुकड़े टुकड़े में करने के लिए है। बहरहाल अगर देखा जाए तो रूस और पश्चिमी देशों के बीच जो स्थिति बनी है वो बहुत हद तक जो क्लासिकल मूवी कहें या किताब थी कि सम ऑफ ऑल फियर्स, दोनों पक्षों को लगता है वो हम पर हमला करेगा, इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और यही मिसट्रस्ट दोनों को आज इस सीमा तक लेकर चले आया है। और आने वाले समय में अगर परमाणु युद्ध की भी नौबत आएगी तो इसी कंफ्यूजन, इसी मिसट्रस्ट की वजह से। बिल्कुल। और देखिए ये अविश्वास एक तरीके से पुतिन के बयान में भी दिखा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि धोखा किया गया हमारे साथ। और देखिए रूस के जो टारगेट की बात करें उस पर यूरोपीय देश हैं और ब्रिटेन के 10 शहर भी हैं। अगर यूरोप से जंग हुई तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है रूस, ये इस रिपोर्ट पे दावा है। परमाणु अटैक हुआ तो ब्रिटेन के 10 शहरों पर खतरा है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। ब्रिटेन का लंदन, लिसेस्टर, एडिनबर्ग तबाह हो जाएंगे, इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और रूस से जंग की तैयारी ब्रिटेन भी कर रहा है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा है लड़ने के लिए तैयार रहे ब्रिटेन। यूक्रेन ने न्यूक्लियर आपात योजना बना ली है। तो अगर रूस विश्व युद्ध 3 में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ब्रिटेन के बड़े शहरों को कितना नुकसान होगा, एक अनुमान आपके सामने। और किन किन शहरों पर कैसा असर पड़ेगा ये देखिए।
लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल और शेफील्ड वो शहर है जो निशाने पर आ सकते हैं। न्यूकासल, नॉटिंघम, ब्रिस्टल, लिसेस्टर, इन शहरों को सीधे निशाने पर रूस ले सकता है। बड़ी बात, लंदन समेत बड़े शहर टारगेट पर रहेंगे, यह भी दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में। एक हमले में लाखों लोगों के मारे जाने की आशंका भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा जाएगा अगर इतना बड़ा हमला किया जाता है तो। रेडिएशन का असर लंबे समय तक रहेगा अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है तो। ब्रजेश सर, कुल मिलाकर जैसा मनीष ने कहा कि रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं, लेकिन अब बात यह है कि इतना तो पुतिन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया है कि वो खुश नहीं हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। वो मानते हैं कि टकराव की स्थिति है और शायद अगर ये रुका नहीं तो वो बड़े कदम उठा सकते हैं। रवि, पिछले 4 वर्षों के करीब युद्ध के बाद पुतिन भी काफ़ी कुछ समझ गए हैं। उनकी सोच तो ज़रूर रही है। एक्स केजीबी के चीफ होने के नाते और स्ट्रॉन्ग यूएसएसआर के वो वकालत करते थे कि पुरानी जो उनकी ड्रीम थी, यूरोप के जो देश आपने गिनाया, बाल्टिक स्टेट्स हों या फिर चेकोस्लोवाकिया या फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हों, कि वो शायद ख्याति वो यूएसएसआर अभी संभव नहीं है, ये तो वो पहचान गए होंगे। मगर दूसरी बात भी एक और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि दुनिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जो ढांचा है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, वो बदल गया है। किसी ज़माने में रशिया और अमेरिका 2 पोल्स हुआ करते, या यूएसएसआर और अमेरिका 2 पोल्स हुआ करते। पिछले 30 साल तक अमेरिका अकेले पोल था। अभी चीन के एंट्री के बाद में पोल्स मल्टीपोलर हो गए हैं, या एक वैक्यूम सा है, चीज़ें बच रही हैं और सिक्योरिटी की जो समझ है वो लोगों को आ रही है। इस माहौल में अमेरिका जो है, जो सबसे बड़ा एक लीडर रहा है, या लोग कहते हैं कि हेजेमन रहा है, उसने भी सोच के बता रखा है कि भाई रशिया से दोस्ती होनी चाहिए ताकि उसे चीन के साथ जो आगे जो चलनी है लड़ाई, एक सोच की लड़ाई, उसमें उसको फ़ायदा रहे। उसके अलावा वो आर्कटिक ओशन में भी रशिया के कंट्रोल में जो मिनरल्स हैं, एनर्जी सोर्सेज है, पेट्रोलियम है, उसकी तरफ देख रहा है। उसी के साथ यूरोप लेकिन अभी निकला नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मोल्ड से। ठीक है, वो सोचता है कि रशिया हमारा सेट रहेगा। ठीक है, यानी कि एक पारंपरिक जो रहा है रूस को लेकर यूरोपीय देशों का अप्रोच, वो अभी भी बरकरार है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। और देखिए, रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन से हमला, एक और खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा केमिकल प्लांट तबाह हुआ है। ड्रोन स्ट्राइक से प्लांट में आग लगी है और अजोट प्लांट की 2 यूनिट खाक हो गई हैं इस हमले में। तस्वीरें आपके सामने, जिसको लेकर यह दावा किया गया है। और वहीं रूस पर यूक्रेन का भीषण बारूदी प्रहार, यूक्रेनी फौज के हमले से दहला ब्रियांस्क, ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। यूक्रेनी हमले से ब्रियांस्क में लगी आग। अगली खबर, यूक्रेन के ओडेसा में भीषण हमला, एक के बाद एक ड्रोन अटैक से कई विस्फोट हुए। ड्रोन अटैक से ओडेसा में भारी नुकसान, कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप। ओडिशा में एक कार पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई। और यूरोप को पुतिन की बड़ी चेतावनी। जी हां, कैलिनिनग्राद को घेरा तो जंग तय, ये पुतिन ने चेतावनी दी है। और घेराबंदी की तो अभूतपूर्व सैन्य टकराव होगा, ये भी पुतिन ने कहा है। यूरोप खतरा बना तो खत्म कर देंगे, आग से न खेले नेटो देश। तो नेटो देशों को चेतावनी, खासकर कैलिनिनग्राद को लेकर यह चेतावनी दी गई है। कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं पुतिन, एक रेड लाइन क्रिएट कर रहे हैं फिर से नेटो देशों के लिए। तो
पुतिन की तरफ से ये चेतावनी नाटो देशों के लिए, और जिस तरीके से नाटो देशों की योजनाओं को वो भांप रहे हैं, ऐसे में पहले से ही उनके लिए ये सीमाएं निर्धारित करते नजर आ रहे हैं पुतिन। और कैलिनिनग्राद को इसमें शामिल करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी हद में रहे नाटो देश। तो रूस के लिए क्यों अहम है कैलिनिनग्राद, कुछ अहम बातें आपको बता दें। बाल्टिक सागर पर रूस की सैन्य पकड़ के लिए ये जरूरी है, कैलिनिनग्राद बहुत जरूरी है, और नाटो देश पोलैंड लिथुआनिया के बीच मौजूद है। रूस के परमाणु और मिसाइल सिस्टम का अहम बेस भी है ये। नाटो की हर गतिविधि पर यहां से नजर रखी जाती है। यूरोप में रूस का फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट है कैलिनिनग्राद, तो इसको लेकर पुतिन ने ये चेतावनी दी। अब यूरोप पे क्यों भड़के हैं पुतिन? तो कैलिनिनग्राद पर हमला करने का संकेत उन्हें मिला और ब्लॉकेड यानी रास्ते बंद करने की बात कही गई। कैलिनिनग्राद को रूस से काटने की भी चर्चा हुई और लिथुआनिया से पहले ट्रांजिट रोकने की कोशिश की भी बात सामने आ रही है। तो इस वजह से पुतिन ने कड़े तेवर दिखाए हैं कैलिनिनग्राद को लेकर। और यूरोप की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर है, बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा सामने आया है। रेंज में पोलैंड समेत कई यूरोपीय देश शामिल है, ये ज़ेलेंस्की ने दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर दबाव बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि ओरेशनिक को ड्रोन से इंटरसेप्ट करना फिलहाल संभव नहीं है और यूक्रेन के खिलाफ पहले ही किया जा चुका है इसका इस्तेमाल। रूस लगातार ओरेशनिक का उत्पादन बढ़ा रहा है। यूरोप और एशिया की कंपनियों पर प्रतिबंध न लगाने पर सवाल। और इस बीच यूरोप की पूर्वी सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। बेलारूस ने ओरेशनिक मिसाइल तैनाती की पुष्टि कर दी है। पोलैंड ने जवाबी कदम में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा है। ओरेशनिक की रेंज से पोलैंड सीधे दायरे में है और नाटो देशों में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। सिंगल सर, अब एक चीज तो बहुत साफ हो गई कि धीरे धीरे ही सही पुतिन ने नाटो देशों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए रेड लाइन खींचनी शुरू कर दी है। आप इसे कैसे देखें? देखिए बात यह है कि जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा कि अभी हम अमेरिकन रिपोर्ट की बात कर रहे थे, जिसको यूरोपियन भी कह रहे हैं कि हाँ ये सत्यता है इसमें, तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है रूस के खिलाफ मेरे विचार से। क्योंकि मेरा अपना जो विचार है, रूस को लड़ाई को बढ़ाने का, यूक्रेन से बियॉन्ड ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे इतना इन्वॉल्व हैं कि वो उसको उनको कोई फ़ायदा नहीं है, सामरिक कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस तरह की धमकियाँ देने से नाटो कंट्रीज़ को जो है उनको साइकोलॉजिकल फ़ायदा मिल रहा है मेरे विचार से, क्योंकि वो एक धमकी दिखा रहे हैं कि रूस खतरा है न केवल यूक्रेन के लिए या पोलैंड के लिए जो नेबरिंग कंट्री है उनके लिए, बल्कि फ्रांस और जर्मनी। पहले बहुत रिपोर्ट आई थी कि जर्मनी पर अटैक करने वाला है, उसके बाद में यूके के लिए रिपोर्ट आई, वहाँ एजेंसीज़ की वहाँ यूके में हमला करने वाले हैं। तो ये सब जो हो रहा है मेरे ख्याल से जस्ट ये वार मॉन्गरिंग है और पोजीशनिंग करी जा रही है नाटो कंट्रीज़ के द्वारा या ईयू कंट्रीज़ के द्वारा या कॉलिशन ऑफ विलिंग, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, कि ताकि वो सब एक साथ इकट्ठे रहें और रूस का एक खतरा उनके सामने जब नजर आएगा तो जनता का सपोर्ट भी उनको मिले। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो इससे ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक पुतिन की बात है, आपने अभी लेनिनग्राद के बारे में इसके बारे में बात की थी, कैलिनिनग्राद के बारे में बात की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल्टिक्स में अगर वो यूरोपियन कंट्री या नेटो उनको वहाँ से काट देंगे तो उनका जो एक्सेस है वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा बाल्टिक्स के लिए। और तो इसलिए अगर कोई कहीं कुछ बात होती है तो रूस जो है इस एरिया को, कैलिनिनग्राद को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा और वहाँ हो सकता है अगर इन्होंने कोशिश की तो वो न्यूक्लियर तक जाने के लिए वो तैयार रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ कब्जा नाटो कंट्रीज कर लेते हैं तो रूस की अस्तित्व को खतरा है उसके लिए। तो वहां पे इसीलिए वो रेड लाइन वो दिखा रहे हैं सर। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय के बाद से कैलिनिनग्राद एक ऐसा स्पॉट है जो एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर रूस के लिए देखा गया है, जाना गया है, इंपॉर्टेंट रहा है स्ट्रैटेजिकली। और देखिए, रूस और यूरोप के बीच बढ़ा टकराव और रूस ने यूरोप पर डकैती का आरोप लगाया है, संपत्ति फ्रीज करने पर ईयू पर भड़के पुतिन, और यूरोपीय यूनियन फेल हो गया है, यह पुतिन ने दावा किया। रूस पर वेस्ट के बैन का असर नहीं, पुतिन ने एक बार फिर से यह बात दोहराई। तो संपत्ति फ्रीज करने के मामले पर पुतिन ने यह दो टूक कहा है और एक तरीके से यह कहा है कि एक तो जो बैन है
लगातार जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो सब फेल हो चुका है और रूस की संपत्ति को, चूंकि एसेट्स को बेचकर इस वॉर में यूक्रेन की मदद करने की कोशिश कई देश कर रहे हैं, उसको लेकर भी पुतिन ने निशाना साधा है। जो पुतिन की सौगंध यूक्रेन के बाद यूरोप प्रस्थान, देखिए क्या है पुतिन का ऐलान, इसे भी आपको बताते हैं। एस्टोनिया की बात करें, बॉर्डर पर यहां तैनाती बढ़ा दी गई। लातविया की बात करें, एयर डिफेंस यहां पर एक्टिव कर दिए गए। लिथुआनिया की बात करें, सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पोलैंड की बात करें तो आसमान में फाइटर जेट्स तैनात हैं। मोल्दोवा की बात करें, सीमा को बंद कर दिया गया है, वायुसेना की गश्त यहां भी चल रही है। रोमानिया एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिव कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। मनीष, एक चीज जो इंटरव्यू में पुतिन ने कहा है कि अभी तक हम देख रहे थे कि जो मेदवेदेव थे वो बहुत ही आक्रामक तरीके से बयान देते थे, लेकिन अब पुतिन कह रहे हैं कि भाई ये डकैती है, ये हमारी संपत्ति को जो आप लूट रहे हैं ये चोरी नहीं है, डकैती है और ऐसे डकैतों को हम नहीं छोड़ेंगे, उनका भी हिसाब करेंगे। काफी सख्त तल्ख तेवर पुतिन के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस और यूरोप के बीच जो संबंध अभी हैं, मतलब पिछले कई दशकों में ये सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, जहां पर बस एक रेड लाइन का उल्लंघन और फिर तबाही होने वाली है। रूस को दो बातों के लिए लगातार आशंका थी। पहली बात यह कि यूरोप में जो रूस की संपत्ति है उसको कब्जाया जाएगा, और अब देखिए वही हो रहा है। यूरोपीय देश लगातार अलग अलग किस्म के लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से रूस की संपत्ति ले, जिसको लेकर प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा कि यह चोरी नहीं डकैती है, क्योंकि यह खुलेआम किया जा रहा है। और जो दूसरी आशंका है जिसके बारे में अभी आपने रिपोर्ट दी, वो ये है कि यूरोप के देश कैलिनिनग्राद पर कब्जा कर सकते हैं, उसे चारों तरफ से घेर सकते हैं, और यकीन मानिए पुतिन के लिए वो दूसरी रेड लाइन है। इससे पहले पुतिन कहते थे ना कि अगर यूक्रेन नाटो की तरफ बढ़ेगा तो हम हमला करेंगे, 2022 में उन्होंने किया। अब अगर कैलिनिनग्राद पर यूरोपीय देशों ने उसे ब्लॉकेट की कोशिश की तो फिर रूस यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ देगा, और एम्बेसडर सिंगल ने सही कहा कि वो फिर न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। मैं खुद कैलिनिनग्राद गया हूं, वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन मैंने देखा है, वहां पर न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद हैं, और ऐसी स्थिति में कैलिनिनग्राद को बचाने के लिए रूस परमाणु युद्ध से भी नहीं हिचकेगा। बिल्कुल, और देखिए राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है पुतिन ने, वो आपको बता रहे हैं। यूक्रेन फ्रंट लाइन पर रूसी सेना का दबदबा, ये पुतिन ने कहा है। रूस ने कहा यूक्रेनी सेना हर मोर्चे पर पीछे हट रही है। मॉस्को का दावा, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है, साल के अंत तक और बड़ी सफलताएं तय हैं। ज़ेलेंस्की के कुपियांस्क वीडियो को उन्होंने फर्जी बताया है। तो पुतिन ने देखिए ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को लेकर भी कहा है कि हर मोर्चे पर यूक्रेन पीछे हट रहा है, काफी बड़ा नुकसान अभी तक यूक्रेन को हुआ है। और पुतिन का यूक्रेन विजय प्लान क्या है, इस बारे में क्या जानकारी सामने आई है वो भी आपको बता दें। रूसी सेना पूरे फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रही है, यूक्रेनी सेना को हर जगह पीछे धकेला जा रहा है, दुश्मन को भारी नुकसान हो रहा है, साल के अंत तक और सफलताएं मिलेगी, मौजूदा हालात ऑपरेशन के लिए अनुकूल है, ये कहा है उन्होंने। कब्जे का दावा भी किया है और उन्होंने बताया कि कहां कहां किस तरीके से कब्जा हुआ है। तो उसमें क्रास्नो आर्मेस्क में 100% कब्जे का दावा, क्रास्नी लीमन में 100%, गोलियापोल में 50%, दिमित्रोव में 50%। मजबूत स्थिति में है रूस, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि कोस्त्यंतिविका, सेवेरस्क यहां पर मजबूत स्थिति नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की को सीधे तौर पे उन्होंने सुनाया भी है, उनके लिए कड़े तेवर भी दिखाए हैं। कुपियांस्क पर ज़ेलेंस्की ने जो वीडियो जारी किया उसे फर्जी करार दिया है। कुपियांस्क उनके पास तो घुसकर देख लें, कुपियांस्क पर ज़ेलेंस्की नाटक कर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की को भी आड़े हाथों लिया है, उनके दावों को झूठा करार दिया है पुतिन ने। जर्मनी पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया, क्या कहा उन्होंने वो भी आपको बताते हैं। रूसी एनर्जी छोड़ घाटे में है जर्मनी को लेकर, और ये बात शुरू से कही जा रही थी जर्मनी की अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को लेकर। 3 साल से जर्मनी में आर्थिक संकट है, यूरोप को चेतावनी, अब भी संभल जाओ। यूक्रेन संकट सुलझा तो ईयू बाजार में लौटेगा रूस। पुतिन का तंज, पूर्वी बाजार यूरोप से आगे है। और इन सब के बीच एक और अपडेट यह है कि डोनेस्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन के हमले से तबाही मची, हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा। और
पोक्रोवस्क में आमने सामने की जंग, रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूसी सेना की कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं। तो हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा किया गया है। हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूसी सेना की कई गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया गया। दो तस्वीरें, दो बड़ी खबरें। डोनेट्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, वहीं पोक्रोवस्क में भी हमला किया गया और कई गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। तो यूक्रेन के लगातार हमले जारी हैं, लेकिन यूक्रेन को लेकर प्रोफेसर जो चेतावनी पुतिन ने दी और यह कहा कि हर जगह से पीछे हट रहे हैं और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में इस साल के अंत तक और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन की वाकई में क्या स्थिति आने वाले साल में, चूंकि ये साल तो अब गुजर रहा है, आने वाले साल में वाकई में बहुत खराब होने वाली है। कीव, क्या आपको लगता है कि अगले साल ढह जाएगा? रूस की सेना कीव तक पहुंचेगी? क्या उनके लक्ष्यों में यह भी शुमार होगा क्या? रवि, पिछले करीब 2 साल से जमीनी लड़ाई पे करीब करीब स्टैंड स्टिल है। एक दूसरे के ऊपर वो 2 बंकर पकड़ लेते हैं या 2 गांव पकड़ लेते हैं या फिर हार जाते हैं। इट्स अ स्टेलमेट पर से। कारण भी बहुत क्लियर है। यूक्रेन के पास तो फौज नहीं है, उनके पास में सोल्जर्स नहीं है, और वही परिस्थिति करीब करीब रशिया। तो ये जो आजकल जो लड़ाई चल रही है वो देखें तो खाली वो नो कांटेक्ट लड़ाई ज़्यादा है। हम फायर कर रहे हैं हवाई जहाज से, मिसाइल से, ड्रोन से वगैरह। और उसके अलावा ये कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस है। इसका मतलब हम बयान के ज़रिए, कुछ छोटी छोटी घटनाओं के ज़रिए, तो रशिया जूझ रहा है यूक्रेन के साथ में और साथ साथ यूरोप के साथ। लेकिन पुतिन काफी कॉन्फिडेंट दिखे इस पूरे इंटरव्यू। जी हाँ, उनका आत्मविश्वास दिख रहा है और ऐसा लग नहीं रहा कि किसी कमजोर स्थिति में है। बिल्कुल, तो वही तो खासियत है। देखिए, अगर आप नेगोशिएशन करते हैं रशिया के साथ में या चीन के साथ में, वो लोग तो लाइक अ स्टोन वॉल वही बात दोहराते ही रहते हैं। अभी आपने देखा 2 चीजों पे ये संधि जो है, सीज फायर जो है, एग्रीमेंट फंसा हुआ है। एक, डोनेट्स्क की पूरी टेरिटरी मांगते हैं पुतिन जो यूक्रेन से, ठीक है, और दूसरा जो यूक्रेन को देने को तैयार नहीं है। ठीक है, और दूसरा है सिक्योरिटी गारंटी। सिक्योरिटी गारंटी, बिल्कुल। वो खासकर जमीन पर ज्यादा मसला फंसा हुआ है। सिक्योरिटी गारंटी को लेकर कुछ प्रस्ताव तो आए, लेकिन जमीन पर टस से मस स्थिति नहीं हो रही है। आपने सही कहा। और देखिए, इस बीच एक और खबर है कि पुतिन के दूत किरिल दिमित्रेव मियामी रवाना हो गए हैं और ट्रंप के दूत विटकॉफ और कुशनर से उनकी मुलाकात होगी। यूक्रेनी प्रतिनिधियों से कोई त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होगी और रूस ने यूक्रेन के साथ सीधे सीधे संवाद से इनकार कर दिया है। युद्ध खत्म कराने की कोशिश में अमेरिका है। तो शांति समझौता या फिर सर्वनाश होगा, कोशिशें देखिए क्या हो रही हैं। मियामी बैठक से पहले बर्लिन में यूरोप यूक्रेन वार्ता और विटकॉफ और कुशनर ने संशोधित शांति योजना दी है। पुराने ड्राफ्ट को ईयू और यूक्रेन ने रखा है और रूस झुकाव वाला बताया। उस पर अपनी बात रखते हुए यह कहा है, सीज फायर पर रूस की शर्त, डोनबास से यूक्रेनी सेना हटे पीछे। सीज फायर पर रूस की शर्त क्या है? क्रीमिया प्लस 4 प्रांत रूस के होंगे। क्रीमिया तो था ही, और ये जो 4 नए प्रांत होंगे वो अब रूस के होंगे, ये शर्त है। यूक्रेन में रूस को यूरोपीय सेना मंजूर नहीं है, ये रॉयटर्स के हवाले से कहा गया। ये बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस हैं अपने आप में किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए फिलहाल। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया है, यूक्रेन वार्ता में शामिल हो सकता हूं, ये रूबियो ने कहा है। इसी हफ्ते मियामी में होनी है रूस अमेरिका की बातचीत, जिसकी खबर हम आपको दिखा रहे थे। विटकॉफ, कुशनर रूसी डेलीगेट्स से मुलाकात करेंगे और उसके लिए रवाना भी हो चुके हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने पर फोकस है, मार्को रूबियो ने कहा। और यूक्रेन ने रूस में दिखाई समुद्री शक्ति। जी हां, भूमध्य सागर में रूसी जहाज पर हमला किया है। हमले के बाद जहाज में भीषण आग लग गई। इधर ज़ैपोरिज़िया में रूस का बड़ा हमला, रिहायशी इलाके में हमले से भारी तबाही का दावा। रूस के हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल।
यूक्रेन के पोक्रोवास्क में भीषण जंग चल रही है। आमने सामने की जंग में रूस को झटका लगा है। यूक्रेन ने रूस के 123 सैनिकों को मारने का दावा किया है। सिंघल सर, ये जो बैठक हो रही है, मियामी की जो बैठक हो रही है, इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं है अमेरिका बीटिंग अराउंड द बुश? मुख्य मुद्दे पर तो कहीं बात ही नहीं कि आप समर्थन वापस लेंगे तब तो यूक्रेन घुटने टेकेगा। सारा सपोर्ट तो चल ही रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जी, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन यूएसए का इरादा जो है, देखिए युद्ध जो चल रहा है उनको कोई नुकसान नहीं है उसमें। आराम से उनके आर्म बिक रहे हैं और उनकी जो लीडरशिप है वो चली रही है, हर एक कोई उनकी तरफ देख रहा है। तो लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्योंकि प्रॉमिस किया था कि मैं युद्ध को रुकवा दूंगा, तो और वो चाहते हैं, जैसा कि पहले भी बातचीत हो रही थी, कि रूस के साथ में अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, क्योंकि वो कोशिश है उनकी कि वो चीन की तरफ जो झुकाव है रूस का वो थोड़ा कम हो। दूसरे उनके जो मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल रिसोर्सेज हैं रशिया के, जो एग्रीमेंट भी हुआ है उसके बारे में बातचीत चल रही है, तो वो उसकी पर निगाहें हैं। तो इसलिए उनके इंटरेस्ट में है कि यह पीस वार्ता हो, लेकिन वो पीस वार्ता उनकी कोशिश ये है कि जो रूस की शर्तें हैं उनकी शर्तों पर उसको मान लिया जाए। तो मेरे को जो लग रहा है कि ये जो वार्ता अगर सफल, पीस वार्ता सफल होती है, तो उसकी जो शर्त ये होगी कि रूस की जो डिमांड है कि 4 जो एरिया हैं जो उनको दिया जाए, उसकी जगह ये होगा कि जो उनका कब्जा है उस पर वो रह जाएंगे और उसकी जो ओनरशिप है, जो उसकी कि भाई किसकी बिलोंग करता है, वो उसके लिए कहेंगे कि हम बात आगे कराई यही दिख रही है कि रूस शायद उन जमीनों को अब ना छोड़े। ऐसी स्थिति में कैसे एक समझौते तक पहुंचेंगे ये देश, ये बहुत बड़ा पेच है इस वक्त। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर सामने आ रही है बांग्लादेश को लेकर। हिंदू युवक की हत्या मामले में गिरफ्तारी हुई है। दीपू चंद्र दास की हत्या मामले में गिरफ्तारी हुई है। मामले में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और लिमन सरकार, तारिक हुसैन, मानिक मियां गिरफ्तार किए गए हैं। इरशाद अली, निजामुद्दीन आलमगीर को गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और अब देखिए इसमें गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनीषा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, इस गिरफ्तारी को कैसे देखा जाए? आलोचनाओं से बचने के लिए गिरफ्तारी है या फिर वाकई में इस मामले ने कहीं ना कहीं यूनुस सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये भले ही छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन टीवी 9 समेत ये क्रेडिट इंडियन मीडिया को जाता है, जिन्होंने लगातार इस मसले को उठाया, इस मसले की गंभीरता दुनिया के सामने रखी और दुनिया की जो आप कह सकते हैं कि एक तरह का दोहरापन था, उसको भी यहां पर एक्सपोज किया था, जिसकी वजह से यूनुस की सरकार को यहां कुछ कदम उठाने पड़े हैं कि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। इसके दोषी केवल वही लोग नहीं हैं जिन लोगों ने कि उसे पीट कर अधमरा किया और उसके बाद उसे पेड़ पर लटका कर जलाया। आप सोचिए, दीपू दास पुलिस में अरेस्टेड था और उस पर झूठा आरोप लगाया गया था, पुलिस में अरेस्टेड था। फिर पुलिस ने कैसे उस भीड़ को हैंडओवर किया, इसका भी जवाब चाहिए यूनुस सरकार से। आखिर किसके कहने पर जो है सो पुलिस ने भीड़ को हैंडओवर कर दिया दीपू दास को, जिसके बाद वो मारा गया? क्योंकि इसमें केवल 2, 4, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेने से मसला नहीं बनता। सैकड़ों की संख्या पर में लोग वहां जुटे हुए थे और वो दीपू दास को जलाए जाने को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये मामला तब तक, हाँ बिल्कुल मनीष, ये सवाल है और जो तस्वीरें हैं वो बहुत साफ साफ बता रही हैं कि कितनी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और देखिए, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सजा हुई है और इमरान और बुशरा बीवी को 17 साल की सजा हुई है। तो इस मामले में कोर्ट की तरफ से दोनों को सजा का ऐलान किया गया है। इमरान और बुशरा बीवी को 17 साल की सजा।